नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। आज आपको बताएंगे कि झारखंड में क्या हलचल मची हुई है, हेमंत सोरेन ने क्या मास्टर प्लान तैयार किया और ईडी के शिकंजे के बीच सरकार को बचाने की क्या तरकीब ढूंढी जा रही है। तो साथ ही कर्नाटक में राम मंदिर से जुड़ा 3 दशक पुराना एक केस कैसे राज्य में सियासी कलेश का कारण बनता जा रहा है, ये भी आपको समझाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केरल में चांसलर की नियुक्ति से जुड़े एक बिल के बाद सरकार और खान के बीच कैसे मामला ठनता हुआ नजर आया, ये भी डिटेल में बताएंगे। साथ ही वाईएस शर्मिला कांग्रेस का हाथ थामकर क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं और कैसे कांग्रेस के लिए ये साथ फायदेमंद हो सकता है, ये भी डिटेल में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लग गए हैं। जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में सीएम हेमंत सोरेन फंसते दिख रहे हैं। ऐसे में अब संकट में घिरती सरकार को संभालने के लिए सोरेन नया पैतरा चल सकते हैं। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई। चर्चा अब तेज है कि इस बैठक में कल्पना सोरेन के नाम को आगे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सिलसिले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। महाधिवक्ता राजीव रंजन से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी हुई जिसमें सीएम के सचिव विनय चौबे भी शामिल रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सरकार को बचाने के लिए पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीति में लाया जाए। देखिए, इसी बीच राजभवन में जो बंद लिफाफे थी उसकी चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है सोरेन को लेकर। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय के साथ समन के बाद भी सीएम पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए। माना जा रहा है कि ईडी बड़ी कार्रवाई के मोड में है। अगर राजभवन का लिफाफा भी खुला और हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई तो फिर झारखंड सरकार खतरे में आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का फैसला लिया तब भी महागठबंधन की सरकार पर संकट मंडराएगा और शायद यही वजह है कि अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नया प्लान लेकर के खड़े हैं। इसी बीच बीजेपी लगातार सोरेन को सवालों में घेर रही है। ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो देखिए, सच तो ये है कि हेमंत सोरेन ने इस संकट से निपटने के लिए बहुत सोचा समझा दांव चला है। हेमंत सोरेन असल में ये तैयारी कर रहे हैं कि वो सीएम पद पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कमान सौंप दें और इसके लिए रास्ता साफ किया जाना पहले ही शुरू कर दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत सोरेन के सामने कल्पना सोरेन को सीएम बनाना एक तरह से मजबूरी भी है, क्योंकि हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से विधायक है और हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन वो जामा सीट से विधायक है। ऐसे में अगर हेमंत अपने भाई बसंत सोरेन को कुर्सी देते हैं तो उनकी भाभी सीता सोरेन नाराज हो सकती है और इस नाराजगी के चलते बसंत और सीता सोरेन के नाम पर पार्टी में फूट भी संभव है। लेकिन कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा के रहने वाली है और वो किसी आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसी बीच उनकी एक जो सिक्योर सीट है वो गांडेय विधानसभा सीट है जो सामान्य सीट भी है। यहाँ से सरफराज अहमद विधायक रह चुके हैं जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ये सीट खाली करके गांडेय सीट से ही कल्पना सोरेन को चुनाव मैदान में उतारने के कयास अब लगाए जा रहे हैं। दरअसल 7 बार ईडी की तरफ से समन भेजने के बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए और इसी बीच 7वें में उनको आखिरी मौका दिया गया। अब माना जा रहा है कि 5 जनवरी 2024 के बाद ईडी अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी कदम उठाती है तो कानूनी प्रावधानों के चलते उपचुनाव मुमकिन नहीं था। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरफराज अहमद से इस्तीफा पहले ही दिला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए, साल 1992 में कर्नाटक में कुछ प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन जुड़े थे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से। यूं तो इस प्रदर्शन के 3 दशक अब बीत चुके हैं और अब जब करीब 31 साल का समय हो गया और राम मंदिर लगभग तैयार हो चुका है, इसी प्रदर्शन कर्नाटक में सियासी कलेश का ये जो है कारण अब बनता जा रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आने के बीच कर्नाटक पुलिस के राम मंदिर आंदोलन के 3 दशक पुराने मामले में 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आंदोलन में उसके खिलाफ संपत्ति नष्ट करने और कई तमाम मामले दर्ज किए गए। इसी तर्ज पर हुबली में पुलिस ने 300 आरोपियों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की है। अब सूत्रों का कहना है कि 3 दशक पहले 1992 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था
तब से हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के पुराने मामलों पर कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है उसके शासनकाल में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन करके ऐसे मामलों में शामिल रहे तकरीबन 300 लोगों के नामों की लिस्ट भी तैयार की है। अब इस मामले पर मचे सियासी घमासान के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझना आपको चाहिए। असल में राम मंदिर आंदोलन के दौरान वर्ष 1992 से 1996 के बीच ये सभी मामले हैं। 5 दिसंबर 1992 को हुबली में एक अल्पसंख्यक की दुकान जलाने के आरोप में पुलिस ने श्रीकांत पुजारी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। श्रीकांत पुजारी के साथ साथ 2 और लोगों की भी गिरफ्तारी उस वक्त हुई। श्रीकांत पुजारी इस मामले में तीसरा आरोपी है जिसको पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस को इसी मामले में 8 और लोगों की तलाश इस वक्त है। अब सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर आरोपी अब 75 साल की उम्र के आसपास हैं। इनमें से कई बहुत से लोग हैं किसी और शहर के बाहर जाकर भी बस गए। वहीं कई आरोपी अब बड़े और ऊंचे ओहदे पर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन 3 दशक गुजर जाने के बाद अब जब कार्रवाई हुई है तो बीजेपी इसको बदले की भावना बता रही है। कर्नाटक के बीजेपी चीफ BY विजेंद्र का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने एक हिंदू कार्यकर्ता को 30 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें उन्होंने श्रीकांत पुजारी को तुरंत रिहा करने की मांग उठाई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कहना है कि गलती पर एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी का शासन रहा है कर्नाटक में और उन्होंने सारे जो बीजेपी समर्थकों के द्वारा जो गलत काम किया गया, कानून के विपरीत कोई काम किया गया, उसको दबाने की कोशिश की गई थी और उस पूरे दौरान में उन पर कोई केस नहीं किया गया था। अब जब नई सरकार आई है तो ये उसका फ़र्ज़ है कि जिन केसों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था बीजेपी के द्वारा, उन केसों को देखा जाए। उसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। आज मंदिर जो है बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो कांग्रेस के अंदर और इंडिया गठबंधन के अंदर एक बौखलाहट है और उसी बौखलाहट में हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित होकर के वहाँ पर ये मुकदमे खोले गए। 300 लोगों के खिलाफ मुकदमे खोले गए। इसका सीधा अर्थ ये है कि कांग्रेस जो है बहुसंख्यक समाज की, हिंदू समाज की भावनाओं का कतई कदर नहीं करती है, उसका सख्त विरोधी है, इसलिए यह कृत्य किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए, केरल में चांसलर की नियुक्ति वाले बिल पर घमासान लगातार जारी है और इस मामले में अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि विश्वविद्यालय विधेयक यानी मनी बिल है जिसे राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का यह भी कहना है कि मनी बिल की कैटेगरी में ये इसलिए आता है क्योंकि अगर राज्य सरकार राज्यपाल को हटा करके चांसलर नियुक्त करती है तो कुछ खर्चों की जांच की जाएगी जिसके लिए राज्यपाल के सहमति की जरूरत होगी। अब आप ये भी समझिए कि राज्यपाल और केरल सरकार में दरअसल विवाद क्या है। केरल के सीएम का आरोप है राज्यपाल पास नहीं करते हैं बिल। केरल के राज्यपाल के सामने प्रदर्शन के बाद और तनाव का माहौल बढ़ा है। कालीकट विश्वविद्यालय में राज्यपाल के खिलाफ बैनर लगाए गए। सीएम ने राज्यपाल पर लगाया था भड़काऊ स्टेटमेंट देने का गंभीर आरोप। लेफ्ट के जो छात्र हैं और छात्र इकाई जो है उसके कार्यकर्ता अपराधी हैं, राज्यपाल की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई थी। Where is it confused? Where is the difference of opinion? You want, Honorable Supreme Court has said that you are trying to interfere with the statutory functioning of the Chancellor. So you want me to surrender to that? So the court and allow lawlessness in the university? After Honorable Supreme Court's judgment, where is the confusion? Maybe before that there was some confusion. और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, केजरीवाल को ईडी का एक और नोटिस भेज दिया गया है। ईडी लगातार केजरीवाल से पूछताछ करने की बात कर रही है। नोटिस पे नोटिस केजरीवाल को पढ़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और अब केजरीवाल को एक और ईडी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल को एक और नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुरेश मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश, ईडी की तरफ से क्या बातें लिखी गई हैं इस लेटर में? देखिए, अरविंद केजरीवाल को शराब के मामले में तीसरा नोटिस दिया गया। इससे पहले उनको 2 नोटिस दिए गए थे जिसपे पेश नहीं हुए थे। तीसरा नोटिस है, इस पर इनको जाना पड़ेगा। अगर ये कल पेश नहीं होते हैं तो यकीन इनकी मुसीबतें आगे बढ़ सकती है।
जहां तक बात के इनसे पूछताछ की, तो पूछताछ की पूरी लिस्ट तैयार की गई है, क्योंकि अभी तक जो लोग गिरफ्तार किए गए, जिन जिन लोगों का अभी तक नाम सामने आए हैं, तो इनकी भूमिका के बारे में पूछा जाए कि आपकी इसमें भूमिका क्या थी, आपका इसमें रोल क्या था, एज ए चीफ मिनिस्टर ये जब पॉलिसी बन रही थी, आगे पॉलिसी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ये तमाम चीजें जिसका इनको जो है इन सवालों का इनको सामना करना पड़ेगा। और ईडी ने पूरी लिस्ट बना रखी है सवालों की, जो मैं सूत्रों से पता चली है, और तमाम सवाल इनसे किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो ईडी की जो जांच है इसमें इनको निकलना जो है, अब तो इनको सवालों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कल सबसे बात है कि पेश होती है जी। तो सुरेश लगातार ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को दरअसल बुलाया है। नोटिस बार बार ईडी की तरफ से पेश किया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल हाजिर होने को तैयार नहीं है। शराब घोटाले में केजरीवाल को एक और नोटिस ईडी की तरफ से भेज दिया गया है। सीएम केजरीवाल को ईडी का एक और नोटिस भेजा गया है। सुरेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश, इससे पहले भी जो ईडी का नोटिस गया उसके ऊपर उन्होंने जवाब केजरीवाल की तरफ से यही दिया गया कि जो कार्रवाई करने की कोशिश ईडी कर रही है वो सही नहीं कर रही है, लेकिन ये जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक और समन ईडी को पेश कर दिया गया है।